नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है महासागरीय लवणता। लेकिन ये करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। तो महासागरीय लवणता पढ़ते हैं। महासागरीय लवणता होती क्या है? देखिए, सागर का जो जल है या महासागर का जो जल है उसमें जितने भी पदार्थ घुले हुए हैं जल के साथ उनका अनुपात क्या कहलाता है? महासागरीय लवणता कहलाता है। और ये सामान्यतः हम जब पढ़ते हैं तो ये प्रतिशत में पढ़ ली जाती है। वास्तव में होता क्या है, जैसे 30% कह दिया, यूं लिखा जाता है। यहाँ पर दो बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि जो सागरीय जल है, सागरीय जल है, इसके 1000 ग्राम में से यदि घुले हुए पदार्थों की बात करें, H2O के अलावा यदि बात करें तो वो 30 ग्राम अन्य घुले हुए पदार्थ मिलेंगे। इसका मतलब कि ये 30 ग्राम 100 ग्राम जल जो सागरीय जल है उसमें पदार्थ है। तो वास्तव में होता क्या है, जो महासागरीय लवणता होती है वो प्रतिशत ना होकर के वो 1000 ग्राम जल में उस घुले हुए पदार्थ की मात्रा है। याद रखना, ये घुले हुए पदार्थ की मात्रा है। और यदि हम महासागरीय औसत लवणता की बात करें तो ये 35% है। मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम औसतन हमें घुले हुए पदार्थ मिलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं लवणता के सामान्य परिचय की। देखिए, सामान्य परिचय में यदि हम लवणता की बात करें तो महासागरीय लवणता महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक तो है ही। पारिस्थितिकी तंत्र क्या, कि वहां के जीव जंतु और वनस्पति के लिए आवश्यक तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो महासागर के भौतिक लक्षण है, क्या उसकी घनत्व हुआ, उसके लवणता हुई, उसके तापमान हुआ, उसकी धाराएं हुई, उसका दबाव हुआ, सब चीजों में महासागरीय लवणता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसके साथ ही यदि हम जल में लवणता की मात्रा देखें तो वो उसके हिमांक और कवचनांक बिंदु को भी प्रभावित करता है। कैसे? देखें, यदि महासागरीय लवणता की बात करें, महासागरीय जल की बात करें, ये सागरीय जल है, इससे हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। मतलब जो सागरीय जल है वो देर से जमेगा। और क्वथनांक बिंदु ये भी उच्च हो जाएगा। मतलब उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा? देर से होगा। और इसके अलावा यदि इसके हिम रूप को पिघलने की बात करें, पिघलना, तब भी क्या होगा? ये देरी से पिघलेगा। मतलब ये जो महासागरीय लवणता है ये महासागरीय जल की प्रकृति को ही क्या कर देता है? चेंज कर देता है। दूसरा, यदि महासागरीय जल की बात करें तो विश्व में यदि हम वर्षा का प्रतिरूप देखें तो सर्वाधिक वर्षा महासागरों में होती है। और महासागरीय जल ही है जो वाष्पीकरण के द्वारा हमें क्या कर देता है? बादल बनाने के लिए जल देता है। तो वाष्पीकरण भी किससे नियंत्रित होता है? लवणता से नियंत्रित होता है। यदि लवणता ज्यादा है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, अन्य पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, घुले हुए पदार्थ ज्यादा है, तो वाष्पीकरण हमेशा देरी से होगा। क्लियर है? देरी से होगा। मतलब वाष्पीकरण को भी नियंत्रित कर रहा है कौन? लवणता। क्लियर है? फिर बात करें कि जोली ने एक बहुत बड़ा आंकलन करके दिया था। क्या? कि यदि समस्त ग्लोब पर महासागरीय लवणता को निकाल करके बिछाया जाए तो 150 फीट मोटी चादर बिछ जाएगी। क्या कहा है? कि ग्लोब पर 150
500 फीट मोटी चादर बिछ जाएगी संपूर्ण ग्लोब पर। किससे? यदि महासागर की समस्त लवणता को निकाल करके ग्लोब पर बिछाया जाए। और यदि केवल धरातल पर बिछाया जाए तब तो और भी रोचक तथ्य सामने आता है। क्या? कि धरातल पर 500 फीट ऊंची परत जम जाए। केवल धरातल पर यदि बिछाया जाए तो 500 फीट मोटी एक चादर बिछ सकती है। किस पर? केवल धरातल की बात करें तो। और यदि समस्त महासागर की लवणता को हटा दिया जाए तो जहां पर जल स्तर है वो जल स्तर 100 फीट नीचे चला जाएगा। इतनी लवणता है महासागरों में। किसने वर्णन किया था? जोली ने वर्णन किया था। ये क्लियर है। इसके बाद में जो वर्णन आता है वो ये है कि 1884 ईस्वी में डिटमार नाम का एक व्यक्ति था। उसने महासागरीय लवणता के 27 तत्व बताए थे। 27 तत्व बताए थे। इन 27 तत्वों में भी ये कहा था कि 7 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनसे क्या होता है 35% जो लवणता बताई थी महासागरों की औसतन, वो 35% लवणता में मुख्य तत्व 7 है। वो कौन कौन से तत्व है हम पढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर 7 लवणता के प्रकार लिखे हैं। 7 लवणता के प्रकार देखेंगे एकदम से बुक में देखते हैं तो बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन हमें इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। मेरे साथ बोलेंगे सोम मेक पो। बोले सोम मेक पो। ये 5 आ गए हैं। पहले सोम मेक पो, केस मेघ, ये आपने याद करना है। सोम मेघ पो केस मेघ। क्लियर है। तो देखते हैं ये 7 कौन से हैं। पहला 100 से सोडियम क्लोराइड। देखिए 2 क्लोराइड है पहले, फिर 3 सल्फेट है। पहले 2 क्लोराइड है, 3 सल्फेट है। याद रखना, मैं आगे फिर इनका नाम लूंगा। 2 क्लोराइड है पहले और फिर 3 सल्फेट है। ठीक है। सोम मेघपो से याद करेंगे तो सोडियम पहला, क्लोराइड सोम मैं से मैग्नीशियम, फिर क्लोराइड, अब 3 सल्फेट आएंगे। मेघपो में से मैग्नीशियम, सल्फेट, कै से कैल्शियम, फिर सल्फेट, पो से पोटेशियम, फिर सल्फेट। तो ये क्रम आपने याद रखना है। इस क्रम में से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ये भी कितने कितने ग्राम, मैंने ग्राम, इनकी मात्रा भी बताई है और इनके प्रतिशत भी बताए हैं। प्रतिशत तो मात्रा के रूप में देखें तो सर्वाधिक जो 35 ग्राम पाया जाता है उसमें से 27.213 ग्राम कौन है? ये सोडियम क्लोराइड पहला लवण। फिर दूसरा 3.807 ग्राम, ये कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर उसके बाद में तीसरे पर 1.658, चौथे पर 1.260, पांचवें पर 0.863 ग्राम, छठे पर 0.123 ग्राम और सातवें पर 0.076 ग्राम। तो ये तो ग्राम में इनकी मात्रा है। सबको जोड़ेंगे 7 लवणों को तो ये कितने हो जाएंगे? 35 ग्राम हो जाएंगे। डिटमार ने 27 बताए थे, उसमें से 7 महत्वपूर्ण बताए थे। महत्वपूर्ण 7 में से ये 35 ग्राम कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इनके प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो कितने प्रतिशत बनाता है? 77.8% बनाता है। 7.8%। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है 2 नंबर पर, वो कितना बनाता है? 10.9% बनाता है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, फिर कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5% और फिर कैल्शियम कार्बोनेट
0.3% कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो 0.2% बनाता है। यदि इन सब का टोटल करेंगे तो 100% आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न केवल यहां से नहीं पूछा जाता, इनमें थोड़ा सा ध्यान देना जो बता रहा हूं। इनमें देखेंगे कि पहले दो में जो कॉमन चीज है वो क्लोराइड है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा तत्व, मैं लवण नहीं कह रहा, तत्व कह रहा हूं, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो क्लोरीन का नाम आएगा पहले। इसके साथ ऑप्शन सोडियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, तो आपने क्लोरीन को याद रखना है। अब पहला सबसे ज्यादा है 77.8% पहला है, और पहला कौन सा, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड पहले 2 में आ गया तो 1 नंबर पर तो वो आ गया। अब 2 पर क्या आ जाएगा, सोडियम। तो सोडियम 2 नंबर पर पाई जाने वाली लवणता है, मतलब दूसरी बड़ी तत्व कहते तो सोडियम आएगा। पहला क्लोरीन है, तत्व कहते तो दूसरा सोडियम आएगा, और तीसरा मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम। अब इसके बाद देखें, क्योंकि मैग्नीशियम इन दोनों में है ना, इसके बाद देखें तो सल्फेट 3 में आया है, क्रमशः 3 में आया है। तो क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में सल्फेट। तो ये क्रम रहता है किसका, जो महासागरीय लवणता के तत्व हैं उनका क्रम। उसके बाद में कैल्शियम आ जाएगा, फिर पोटेशियम आ जाएगा, और फिर उसके बाद में मैग्नीशियम आ जाएगा। क्लियर, मैग्नीशियम ऊपर आ गया। तो यहाँ पर पोटेशियम तक ये लवणता हमें याद करनी है, जिनको मैंने प्रतिशत के रूप में यहाँ लिखा है। देखिए क्लोरीन कितने प्रतिशत, 55%, सोडियम कितना, 30.6%, सल्फेट 7.7%, मैग्नीशियम कितना 3.65%, और कैल्शियम कितना 1.17%, और पोटेशियम कितना 1.13% के रूप में। यहाँ से बहुत बार एनटीए नेट में रिपीट हुए सवाल है, एनटीए नेट में बहुत बार रिपीट होते हैं यहाँ से सवाल, और एक यहाँ से सवाल। क्लियर है। अब आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा कि महासागरीय जो लवणता है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उन कारकों का वर्णन करते हैं। देखिए मैं एक एक कारक का यहाँ डिटेल से वर्णन करने वाला हूँ। पहला वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या होता है, देखिए यदि वाष्पीकरण और लवणता का संबंध देखें तो सीधा संबंध होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सीधा संबंध होता है। अर्थात यदि वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता वहां पर अधिक मिलेगी, क्योंकि वो स्वच्छ वाटर को क्या करेगी, स्वच्छ जल को क्या करेगी, वाष्पीकृत करके वायुमंडल में भेज देगी, और जितनी लवणता रह गई है वो ज्यादा वाटर में भी उतनी थी और कम वाटर में भी उतनी है, तो लवणता का प्रतिशत यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखना वाष्पीकरण और लवणता का क्या होता है, सीधा संबंध होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में देखें वाष्पीकरण किन क्षेत्रों में ज्यादा होगा, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी होगी, सूर्य की किरणें सीधी होगी, और वो क्षेत्र कौन सा होता है, मकर रेखा से लेकर के और कर्क रेखा के बीच का, कर्क रेखा के बीच का। लेकिन इसमें एक चीज और भी अप्लाई हो जाती है कि वाष्पीकरण वहां ज्यादा होगा जहां शुष्कता ज्यादा होगी, शुष्कता से भी इसका संबंध रहेगा। और शुष्कता कहाँ ज्यादा रहती है, उपोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में नहीं रहेगी, विषुवतरेखीय क्षेत्र में नहीं रहेगी, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा इनके निकटवर्ती क्षेत्र जितने भी होंगे वहां पर क्या रहेगी, वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आर्द्रता नहीं होती है, आर्द्रता नहीं होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो लवणता भी किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंध। क्लियर है। दूसरी हम बात करते हैं वर्षा जल की प्राप्ति, वर्षा जल की आपूर्ति होगी तो वहां पर लवणता हमेशा कम रहेगी, क्योंकि वर्षा जल में लवणता लगभग नगण्य होती है। वर्षा जल में
लवणता होती नहीं है, और पहले से जो लवणता है उसमें स्वच्छ जल आकर के मिलेगा तो उसके प्रतिशत को क्या कर देगा, उसके प्रतिशत को कम कर देगा। क्लियर है? तो इसका मतलब जहां वर्षा जल की आपूर्ति होती है वहां लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? ये कारण है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर तापमान तो ज्यादा है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वर्षा की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहां लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। क्लियर है? फिर बात करते हैं नदी जल का आगमन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नदी जल का आगमन। जहां भी नदी जल का आगमन होगा वहां पर लवणता घटेगी घटेगी, लेकिन यदि इसको वाष्पीकरण से जोड़ दिया जाए कि नदी जल तो आ रहा है, साथ में जितना जल आ रहा है उससे ज्यादा वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण ज्यादा है, यदि ऐसी कंडीशन है तो लवणता बढ़ेगी। यही कारण है कि रूम सागर, जो भूमध्य सागर कहते हैं, रूम सागर या भूमध्य सागर, उसमें वाष्पीकरण तो ज्यादा होता है, वाष्पीकरण तो ज्यादा होता है, नदी जल का आगमन भी होता है, लेकिन वाष्पीकरण की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इसलिए वहां पर लवणता भी उच्च पाई जाती है, 40% के इर्द गिर्द। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं कि वायुदाब की पवन और दिशा, वायुदाब और पवन और दिशा ये लवणता को कैसे प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है? देखिए, यदि विश्व में कहीं भी प्रतिचक्रवातीय दशा होगी, या जहां पर स्थिर वायु होगी, या जहां उच्च तापमान होगा, वहां पर लवणता उच्च पाई जाएगी, उच्च होगी। कारण क्या है? देखिए, प्रतिचक्रवातीय दशा हमेशा क्या बताती है कि वर्षा की मात्रा कम होना, मतलब वर्षा ना होना प्रतिचक्रवातीय दशा बताती है। स्थिर वायु क्या बताती है कि वह आर्द्रता की कमी है, मतलब स्थिर वायु हो गई। और उच्च तापमान क्या बता रहा है? वाष्पीकरण को ज्यादा बता रहा है। तीनों ही कंडीशन क्या बताएंगे? उच्च लवणता को बताएंगे। फिर बात करते हैं व्यापारिक पवने। देखिए, व्यापारिक पवने दोनों गोलार्धों में देखें तो डोलड्रम पेटी और उपोष्ण कटिबंध की जो उच्च वायुदाब की पेटी है उनके बीच में चलती है। कौन सी? व्यापारिक पवने। क्लियर है? मतलब 5 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री अक्षांश के बीच में व्यापारिक पवन चलती है। यदि उत्तरी गोलार्ध में देखें तो इन व्यापारिक पवनों की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा हमेशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होगी। यदि हम इन पवनों को देखें, इन पवनों के जोन को देखें तो हम हमेशा ये पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्षेत्र बनाया महाद्वीप, मैंने यहाँ महाद्वीप बना दिया, इसके बीच में यहाँ पर मैंने महासागर बनाया और यहाँ पर महाद्वीप बनाया, यहाँ पर महाद्वीप बनाया। दोनों गोलार्धों की बात कर रहा हूँ, दोनों गोलार्धों में मैंने ऐसे इसको विभाजित कर दिया, उत्तरी गोलार्ध में यूं और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे, महासागरीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब ये ध्यान करना कि यहाँ की जो उच्च लवणता थी वो लवणता, यहाँ की उच्च लवणता स्थापित कर देता है कहाँ पर? ये पवने इस जगह पर। अब ये जगह कौन सी हो गई है? ये महाद्वीपों के किस हिस्से से लवणता को कम कर दिया? महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से से लवणता को कम कर दिया। और ये महासागरों का कौन सा हिस्सा है? महासागरों का पूर्वी हिस्सा, मतलब महासागरों के पूर्वी और महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से से लवणता कम करेंगे, बढ़ा कहां देंगे? महाद्वीपों के पूर्वी और महासागरों के पश्चिमी हिस्से में लवणता बढ़ेगी। किसके कारण? व्यापारिक पवनों के कारण। याद रखना इस चीज को। दूसरा, पछुआ पवने। पछुआ पवने कैसे चलती है? हम ऐसे ये हिस्सा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ ध्यान देना। पछुआ पवने 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में चलती है। यदि इसी प्रकार मैं
महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र की बात करूं तो जस्ट इससे विपरीत होगा। क्या कि ये महाद्वीप, ये भी महाद्वीप, ये महाद्वीप और ये महासागर, यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी। अब देखें इसमें कि यहाँ जो महासागर का पश्चिमी हिस्सा था, महासागर का पश्चिमी हिस्सा था, वहां से लवणता हटा करके कहाँ स्थापित कर दी है, पूर्वी हिस्से में लवणता स्थापित कर दी है, जो कि महाद्वीपों का कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है। और कहां से कम किए, महाद्वीपों के ये पूर्वी हिस्से से लवणता कम की है और कहां स्थापित की है, पश्चिमी हिस्से में। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, महासागरीय संदर्भ में पढ़े तो पछुआ कोने हमेशा महासागर के किस हिस्से से लवणता कम कर रहे हैं, महासागर के पश्चिमी हिस्से से लवणता कम कर रहे हैं। किस हिस्से में बढ़ा रहे हैं, तो पूर्वी हिस्से में लवणता बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? कौन? पछुआ हवाएं। ठीक है। अब इसके बाद यदि बात करें तो सागरीय गति, सागरीय गतियां मतलब सागरीय महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं हमेशा क्या करती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है, और जो अयनवर्ती क्षेत्र के निकट वाला हिस्सा है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के निकटवर्ती हिस्सा है, वहां पर लवणता उच्च पाई जाती है। तो वहां से जो गर्म जल धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाएंगी तो वहां की लवणता बढ़ाएंगी, और ध्रुवीय क्षेत्र से जो धाराएं आएंगी तो वो अयनवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता को क्या कर देगी, घटाएगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लवणता के स्रोत। देखिए, लवणता के स्रोत की बात करें तो लवणता का स्रोत स्वयं पृथ्वी है। स्वयं पृथ्वी को माना जाता है लवणता का स्रोत। महासागर में जितनी भी लवणता उत्पन्न हुई है वो सारी की सारी लवणता पृथ्वी से आई है। लेकिन ये आई किसके माध्यम से, इसका वाहक कौन है, इसका वाहक है नदियां। तो इसका वाहक है नदियां। अब नदियों की बात करें तो नदियों में यदि सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व देखें तो वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम, नदियों में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, 60% होती है, जबकि लवणता की मात्रा कितनी होती है, 2% होती है। 2% नदी जल में लवणता की मात्रा पाई जाती है। अब ये मत कहना कि 2% ही होती है तो 35% कैसे हो गई, सदियां बीत गई है, ये नदियां बहते हुए और वाष्पीकरण होते हुए, लेकिन जो वाष्पीकरण के साथ लवण है वो वाष्पीकृत होकर के नहीं जाते। शुद्ध जल होगा वही वाष्पीकृत होकर के जाएगा, तो लवण कहाँ रह जाएंगे, वो महासागरीय भाग में ही रह जाएंगे और अंततः लवणता बढ़ती चली जाएगी। आगामी काल जो भी आएंगे 1000 साल बाद, 2000 साल बाद में, तो लवणता इससे भी ज्यादा पाएंगे हम, 35% से भी ज्यादा पाएंगे। क्लियर है? अब पढ़ते हैं लवणता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण। महासागरीय लवणता में समलवण रेखा, समलवण रेखा क्या है, देखें, समान लवणता के बिंदु, ये ए बिंदु बनाया मैंने, ये बी बिंदु बनाया और ये सी बिंदु बनाया। इन सभी बिंदुओं पर लवणता समान है, मैंने इन सभी बिंदुओं को मिला दिया। अब ये जो रेखा बनी है ये समलवण रेखा बनी है। समलवण रेखा, सैलिनिटी कहते हैं लवणता को, समलवण रेखा, समलवण रेखा बनी है ये। तो ये समलवण रेखा क्या होती है, समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाती है। और समलवण रेखा का वितरण यदि देखें तो वो अक्षांश रेखा का अनुसरण करती है, और अक्षांश रेखा का अनुसरण करते हुए हम देखते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में लवणता का वितरण कैसे पाया जाता है। जैसे हम देखें, उत्तरी गोलार्ध में औसत जो लवणता है वो 34% है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो औसत लवणता है वो 35% है। प्रतिशत का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मात्रा को समझना कि 1000 ग्राम जल में
34 ग्राम उत्तर में और 35 ग्राम दक्षिण में। मैं गोलार्धों के रूप में बता रहा हूँ। यदि इसमें भी देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये 34% पाई जाती है। और यदि हम इन सभी अक्षांशों में उच्चतम देखें तो वो उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में 36% लवणता पाई जाती है, जो कि उच्चतम है अक्षांशीय आधार पर। और यदि हम इसका 40 से 60 अक्षांश के बीच में देखें तो ये घट करके 31% रह जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो 10 से 30 अक्षांश के बीच में ये 35% और 40 से 60 अक्षांश के बीच में ये 33% रहती है। क्लियर है? तो इस आधार पर हम समुद्रों को, महासागरों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन से 4 भाग हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, अयनवर्ती क्षेत्र, शीतकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। इसमें ध्यान रखना, ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा लवणता न्यूनतम होती है, फिर शीतकटिबंध में कम होती है, और जो अयनवर्तीय क्षेत्र है या यूं कहें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर अधिकतम लवणता रहेगी। रिपीट हुआ हुआ सवाल है ये। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम होगी। अब अयनवर्ती क्षेत्र में अधिकतम रहने का कारण क्या है कि वहां प्रतिचक्रवातीय स्थिति रहती है, तो वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो लवणता उच्च है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता अपेक्षाकृत कम क्यों होती है? क्योंकि ताप तो ज्यादा है, वाष्पीकरण तो ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा वहां पर वर्षा की मात्रा है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर लवणता कम रहती है। क्लियर है? इसके बाद देखिए जेनकिंस ने 3 प्रादेशिक विभाजन किए हैं। 3 प्रादेशिक विभाजन किए हैं। 3 प्रादेशिक विभाजन कौन से? जिन क्षेत्रों में ताप रहता है और उस आधार पर देखें तो जल पिघला हुआ रहता है, वो कौन से महासागर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो उनको महासागरों के आधार पर प्रादेशिक वर्गीकरण किया है। किसने? जेनकिंस ने। तो हम एक महासागर का हम प्रादेशिक वर्गीकरण देखते हैं। प्रशांत महासागर में लवणता का वितरण कैसे रहता है? क्षैतिज रूप में, मतलब अक्षांशीय आधार पर। देखिए भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर में 34.8585% लवणता रहती है। और यदि ये उत्तरी गोलार्ध में 15 से 20 अक्षांश में देखें, उत्तरी गोलार्ध में तो 35 है और दक्षिणी गोलार्ध में ये 36% है। सेम अक्षांशों में 15 से 20 डिग्री अक्षांश में। तो उत्तरी गोलार्ध में 15 से 20 अक्षांश में 35 है और 15 से 20 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर में ये 36% होता है। कोलंबिया का तट कौन सा? जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये वाला हिस्सा यहाँ पर है कोलंबिया। तो यहाँ कोलंबिया के तट पर 28% है। चिली, यहाँ पर चिली के तट पर कितना है? 33% है। और यदि हम हांगहो कहाँ रहती है? चीन में। जैसे ये चीन की आकृति, देखिए चीन की आकृति इस प्रकार की है, ऐसे इस प्रकार। तो ये हांगहो का जो रीजन है, यहाँ पर कितना है? 30% लवणता। और यांगटी से क्या ना, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर कितनी है? 33% लवणता है। तो ये तो है अक्षांशीय आधार पर। अब जो प्रशांत महासागर के सीमांत सागर हैं या जो झीलें हैं, उनमें लवणता कैसी है? तो इसको 2 आधार पर बांटा गया है कि सामान्य से कम है या सामान्य से ज्यादा है। तो एक तो सामान्य रूप में ले लिया और एक सामान्य से ज्यादा ले लिया। कैरिबियन सागर जो है, जो कहाँ पर है? मेक्सिको की खाड़ी के पास में कैरिबियन सागर, वहाँ 35 से 36% लवणता पाई जाती है, सामान्य लवणता मानी जाती है। ये बास जल संधि, बास जल डमरू कहाँ पर है? जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर तस्मानिया है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर बास जल संधि है। बास जल संधि में जो लवणता है वो 35.5% है। और कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ हुई?
उत्तरी अमेरिका में जो ये आकृति है, मैक्सिको की खाड़ी इस तरफ आ गई और ये वाला हिस्सा कौन सा, कैलिफोर्निया, यहाँ प्रशांत महासागर। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास में 35.5% क्या है, ये लवणता पाई जाती है। और सामान्य से अधिक लवणता वाले ये सागर कौन से हैं, इनमें से सवाल बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, तो याद रखना। इसकी एक ट्रिक भी है, लाफरू। तो ला से लाल सागर, फे से फारस की खाड़ी, रू से रूम सागर मतलब भूमध्य सागर, लाल सागर। इनमें देखना जो निम्न रेंज है वो 37 ही है, उच्च रेंज अधिक है। तो लाल सागर में 37 से 41, फारस की खाड़ी में 37 से 40 और रूम सागर में 37 से 39%। तो ये सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर है, किसके, प्रशांत महासागर के सराउंडिंग, मतलब उसके चारों ओर। अब करते हैं अटलांटिक महासागर का वितरण। अटलांटिक महासागर में उस जो लवणता है वो 35.67% है औसत लवणता, और उच्चतम लवणता यदि देखें तो वो 15 से 20 अक्षांशों के बीच में होगी। ये वही क्षेत्र है जहां पर प्रति चक्रवातीय दशा रहती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा कम होती है। और 15 डिग्री उत्तर में यदि देखें तो ये 36% है, 15 डिग्री दक्षिण में देखें तो ये 37.7% है। आप ये वर्गीकरण और पहले जो मैंने प्रशांत महासागर का वर्गीकरण करवाया है उसमें एक फर्क देख रहे होंगे। प्रशांत महासागर में जो लवणता है वो इसकी अपेक्षा कम है। इसका कारण क्या होता है कि सागर का जितना बड़ा क्षेत्र होगा और वो धरातलीय क्षेत्र से जितना कम संबद्ध होगा, मतलब उसका एरिया बड़ा हो, धरातलीय भाग से कम स्पर्श करता हो, धरातलीय भाग का प्रभाव कम हो, वहां लवणता हमेशा क्या रहेगी, निम्न रहेगी, क्योंकि धरातलीय भाग का जो ताप होता है वो उसको प्रभावित करता है। अंध महासागर छोटा है, ज्यादा धरातलीय भाग से घिरा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो महाद्वीपीय ताप है वो उसको प्रभावित करेगा और वाष्पीकरण के लिए प्रेरित करेगा, तो वहां पर जो लवणता होगी वो अपेक्षाकृत ज्यादा पाई जाएगी। यही कारण है कि यहाँ पर लवणता ज्यादा है। उत्तरी 15 डिग्री के पास में कितनी, 36%, और दक्षिण में 15 डिग्री के पास में कितना, 37.7% है। और यदि 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में देखें तो क्या रहता है कि एक तो इसका पश्चिमी किनारा है, एक इसका पूर्वी किनारा है। जो पश्चिमी किनारा है यहाँ पर इसकी लवणता ज्यादा रहती है और जो पूर्वी किनारा है इसमें अपेक्षाकृत लवणता कम रहती है। अंध महासागर के दक्षिण में कहां से, 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में। अब देखते हैं कि नदियों के मुहाने कौन से हैं जहां पर लवणता का वितरण हम देख रहे हैं। सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर 31% है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन 15% लवणता है। कांगो जो अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर अंध महासागर में गिरती है 34% लवणता है। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप से ये अंध महासागर में गिरती है बस 20% लवणता। और राइन नदी जो यूरोप में बहती हुई इस अंध महासागर में गिरती है 32%, मतलब राइन नदी का संबंध भी अंध महासागर से है, 32% लवणता है। तो ये कहीं ना कहीं वो नदियां हैं जिनके मुहाने पर लवणता का वितरण है। ये ध्यान रखना कि जो नदी यदि आयनवर्तीय क्षेत्र में आएगी तो वह वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वहां लवणता क्या रहेगी, उच्च रहेगी। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसके जो संबद्ध सागर है वहां लवणता का प्रतिरूप क्या रहता है। उत्तर सागर में 34% है। अब यहाँ बाल्टिक सागर में अपेक्षाकृत कम लवणता रहती है। ये ध्यान में रखना कि जो बंद सागर होगा वहां पर लवणता कम है, जो खुला सागर है वहां पर लवणता ज्यादा रहेगी। रूजेन द्वीप के पास में 7 से 8%, बोथनिया की खाड़ी में केवल 2% रहती है। रोम सागर के भी पश्चिम और पूर्व की दिशा में
लवणता का अंतर रहता है। पश्चिम में यदि देखें तो 36.5% है और यदि पूर्व में देखें तो ये 39% है। इसका कारण क्या है कि पश्चिम में नदियां ज्यादा आकर के गिरती है। काला सागर में यदि देखें तो ये 17 से 18% लवणता रहती है। तो ये अंध महासागर का लवणता का प्रतिरूप था। अब देखते हैं हिंद महासागर का लवणता का प्रतिरूप। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में 0 से 10 अक्षांशों के बीच में ये 35.14% लवणता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो तुलनात्मक अंतर है ये बहुत बार परीक्षा में आता है कि बंगाल की खाड़ी में लवणता कम है जबकि अरब सागर में लवणता ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी में 30% और अरब सागर में 36%। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अरब सागर में शुष्कता है। शुष्कता मतलब निकट उसके क्या लग रहा है, मरुस्थल लग रहा है, वो शुष्कता प्रदान करता है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि शुष्कता होगी तो लवणता वहां पर ज्यादा होगी, कारण वाष्पीकरण ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में भी लवणता का उच्च पाया जाना यही कारण है कि निकटवर्ती उसके क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। तो हिंद महासागर का इतना सा वर्णन था। अब देखते हैं कि अंतर्देशीय सागर और झीलों में लवणता का क्या प्रतिरूप रहता है। एक सीधा सा सिद्धांत दिमाग में रखना कि जहां पर नदियां स्वच्छ जल लेकर के आ रही है वहां पर लवणता हमेशा ही कम होगी। जैसे कैस्पियन सागर की बात करते हैं, कैस्पियन सागर का जो उत्तरी हिस्सा है वहां लवणता 14% है। कारण क्या है कि यूराल और वोल्गा नदी वहां पर ला करके अपना जल डालती है, इसलिए वहां लवणता क्या है, कम है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 3 ऑप्शन जो हमेशा दिए जाते हैं एग्जाम में और इनमें से सवाल हमेशा ज्यादा पूछे जाने के चांस रहते हैं। कौन से? कि लवणता के जो 3 बड़ी झीलें हैं वो कौन सी है? सबसे ज्यादा लवणता टर्की की वान झील है, ये टर्की में है। टर्की की वान झील है 330% है। मृत सागर में 238 और ग्रेट साल्ट लेक जो अमेरिका में है वहां 220% लवणता पाई जाती है। क्लियर है? अब देखते हैं लवणता का लंबवत वितरण। अब बात करते हैं लवणता के लंबवत वितरण का। देखिए लंबवत वितरण में हम सतह से गहराई की तरफ जाते हैं। हमेशा लवणता सतह पर सर्वाधिक होती है, हमेशा लवणता सतह पर सर्वाधिक मानी जाती है। और यदि हम अलग अलग अक्षांशीय आधार पर देखें तो गहराई में कभी परिवर्तन होकर के ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन सामान्यतः यदि कहें तो सतह पर सर्वाधिक होती है। क्लियर है? अब देखते हैं अलग अलग जोन में इसका क्या रूप रहता है। सामान्य वितरण उच्च अक्षांशों में लवणता गहराई के साथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उच्च अक्षांशों में सतह पर लवणता हमेशा कम होती है, गहराई में लवणता ज्यादा मिलेगी। मध्य अक्षांशों में 200 फेथम तक तो लवणता बढ़ती है, उसके बाद में पुनः घटने लगती है। मध्य अक्षांश कौन से? 30 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच में। और भूमध्य रेखा पर पहले बढ़ेगी लवणता और बाद में घटेगी। और ताप प्रवणता मंडल के ऊपर अधिक तथा इसके नीचे कम लवणता होती है। अब बात करते हैं कटिबंधीय आधार पर शीत कटिबंध कौन से हुए? जो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर है वहां 300 से 1000 मीटर तक लवणता में बढ़ोतरी होती है। मैंने यहाँ भी बताया था क्योंकि सतह पर वहां लवणता कम है तो गहराई में लवणता ज्यादा होगी। और 1000 मीटर के बाद में, 1000 मीटर की गहराई के बाद में लवणता लगभग स्थिर हो जाती है। और यही अक्षांश यदि हम निम्न अक्षांशों में लवणता का रूप देखें तो वहां पर 300 से 1000 मीटर तक वहां लवणता का ह्रास होगा, मतलब वहां लवणता घटेगी और उसके बाद में लगभग स्थिर हो जाएगी। तो 300 से 1000 मीटर शीत कटिबंध में यहाँ पर तो वृद्धि हो रही है और यहाँ पर कमी हो रही है। तो मतलब ये जो जोन है 300 से 1000 का, इसको कहते हैं हेलोक्लाइन। मतलब वो क्षेत्र जहां पर लवणता में तीव्र परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाता है? हेलोक्लाइन कहलाता है। वो जोन कौन सा होता है? 300 से
1000 मीटर की गहराई वाला, जहाँ लवणता तीव्र रूप से परिवर्तित होती है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो लवणता पर। इसके जो प्रश्न है वो आगामी वीडियो में मैं पूरी वीडियो एक प्रश्न पर बना करके फिर आपसे सवाल पूछूंगा। वो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी वो लवणता पर प्रश्न की वीडियो होगी। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।